रेडियो उड़ान पर अपने फेवरेट शो बुक वर्ड के किसी भी शो को मिस ना करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल और प्रेस करें बेल आइकन। थैंक यू फॉर शोइंग मी व्हाट लव इज ऑल अबाउट एंड थैंक यू फॉर आल्सो टीचिंग मी नेवर लव समवन टू मच। हाय, गुड इवनिंग। मैं आपकी दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हो चुकी हूँ आपका फेवरेट शो लेकर, जिसका नाम है बुक वर्ड। जी हाँ, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ पर, और आप ही की डिमांड पर नॉवल जो हमने शुरू की थी उसका नाम है द गर्ल इन रूम 105, जिसे लिखा है हमारे फेवरेट ऑथर चेतन भगत ने। जी हाँ, ये कहानी थोड़ी अलग है, थोड़ी डिफरेंट है। पिछले हफ्ते हमने ये जाना, क्या हुआ, आपने शो मिस कर दिया? कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस, आप इस शो को YouTube पर फाइंड कर सकते हैं। लिखना होगा द गर्ल इन रूम 105 चेतन भगत बुक वर्ड 1 और आपको फर्स्ट पार्ट इस शो का मिल जाएगा। एनीवेज, जस्ट मैं आपको बता देती हूँ, ये कहानी जो थोड़ी अलग है, थोड़ी हटके है, कहानी है मिस्टर केशव राज पुरोहित की, जो कि अलवर राजस्थान का रहने वाला है। IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग किया है। कॉर्पोरेट में जॉब मिली नहीं, इसलिए चंदन क्लासेस नाम का कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया है। वहाँ पर मिल गया एक बहुत अच्छा दोस्त जिसका नाम है सौरभ, वो भी जयपुर का ही रहने वाला है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसे भी जॉब नहीं मिली है, जिसकी वजह से दोनों चंदन क्लासेस में जॉब कर रहे हैं और अच्छी जॉब ढूंढ भी रहे हैं। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है, दुख सुख में दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। एनीवे, जो कहानी है वो है केशव राज पुरोहित और जारा लोन की। जारा जो कि कश्मीर की रहने वाली है, बहुत ही बोल्ड, ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंट लड़की है, जिससे केशव बहुत ज्यादा प्यार करता है। खैर, केशव जो कि एक मारवाड़ी, जहाँ मुस्लिम्स को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, वही जारा कश्मीरी मुस्लिम। एक तरफ केशव है जो कि बहुत ही सीधा साधा है, ज्यादा कोई ओपिनियन नहीं रखता, कश्मीर के बारे में सिर्फ इतना जानता है कि पाकिस्तान कश्मीर को हमसे छीनना चाहता है पर हम देना नहीं चाहते। वही जारा कश्मीर को लेकर अगर कोई भी डिबेट होती है, कश्मीर को लेकर अगर कोई भी प्रोटेस्ट होता है, तो उसमें पार्टिसिपेट करती है। उसकी एक अपनी वॉइस है, उसकी एक अपनी थॉट प्रोसेस है और वो कश्मीर के लिए लड़ाई करना चाहती है। दोनों का रिश्ता किन्हीं कारणों से बन नहीं पाया, जो अभी नॉवल में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। बस जो पता चला है वो इतना कि केशव जारा से बहुत प्यार करता था, दोनों का ब्रेकअप हो गया। कुछ फैमिली से रिलेटेड कारण समझ में आ रहे हैं, बट डिटेल अभी नहीं बताया गया है। जी हाँ, जारा नए रिश्ते में आ गई है जिसका नाम है रघु, जो कि एक बहुत बड़ा IT प्रोफेशनल है। उसने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया है, बहुत ज्यादा अमीर है। केशव को लगता है कि शायद वो पैसे के लिए रघु के साथ गई है, पर जारा का कहना है कि उसके साथ वो फैमिली शुरू कर सकती है, जो केशव शुरू करने के लिए तैयार नहीं था। खैर, केशव से बात करना जारा बिल्कुल पसंद नहीं करती। जब भी वो कॉल करता है वो बहुत ब्लंटली बात करती है, जो केशव को बहुत बुरा लगता है। एक समय था दोनों ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, बहुत बड़ी बड़ी कस्में खाई थी, वादे किए थे, पर अब जारा के लिए वो सब कुछ मैटर नहीं करता। बट ऑल ऑफ अ सडन जारा के बर्थडे वाले दिन रात को 12 बजे के बाद जारा ने केशव को मैसेज किया है। पहली बार ऐसा हुआ कि केशव ने जारा को उसके बर्थडे पर कॉल नहीं किया, शायद वो निग्लेक्टेड फील कर रही थी। उसने केशव से कहा कि वो उसे बहुत मिस कर रही है, उसे उसकी बहुत याद आ रही है, वो उसे अपनी जिंदगी में वापस पाना चाहती है, और केशव से कहा कि अभी वो उसके हॉस्टल में जाकर उससे मिले। केशव जो कि ऑलरेडी ही जारा को बहुत प्यार करता है, इस बात से वो बौखला सा गया है और उसने सौरभ से कहा कि अभी वो जारा के हॉस्टल में जाना चाहता है। रात के 2:45 बज चुके हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। सौरभ ने उसे बहुत रोका कि इस टाइम जाना ठीक नहीं है, और वैसे भी IIT हॉस्टल में वो रहती है, PhD कर रही है, गर्ल्स हॉस्टल के एक कमरे में पहुंच पाना बहुत मुश्किल होगा। और केशव सब कुछ दांव पे लगाकर जारा से मिलने जाना चाहता है। उसे अपना पुराना IIT का ID कार्ड निकाला, डेट पर हाथ रखकर वही गेट कीपर को दिखा दिया। रास्ते में उन्हें कॉप्स ने भी रोका, वो ड्रंक थे, पर वहाँ से भी केशव तेज बाइक भगाकर निकल गया। जैसे तैसे ये लोग जारा के कमरे के बाहर पहुँच गए हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा आम का पेड़ है। जारा रहती है IIT हॉस्टल के रूम नंबर 105 में, जो कि थोड़ा सा अलग हटकर है। उस आम के पेड़ पर चढ़कर अक्सर केशव जारा के कमरे में जाया करता था। तो इन बातों को बहुत साल हो चुके हैं। केशव का अब वो फिटनेस लेवल भी नहीं है, बट स्टिल वो उस आम के पेड़ पर चढ़कर जारा के कमरे में चला गया है। खिड़की पहले की तरह जारा ने खुली तो रखी है, पर जारा जैसे वहाँ पर सो रही है। केशव ने उसे बहुत उठाने की कोशिश की, पर वो नहीं उठी। एक्चुअल में जारा की
मौत हो चुकी है। वहाँ पर जारा की डेड बॉडी रखी है। ये देखकर केशव बहुत घबरा गया था। उसने सौरभ को भी ऊपर कमरे में बुलाया और इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। पुलिस को और साथ साथ जारा के फादर को इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है। पुलिस आई है और जैसा इनको डर था, इन दोनों को ही सस्पेक्ट मान लिया गया है। इन दोनों को ही मर्डर मानकर पुलिस वहाँ से ले गई है। तो केशव ने सारी कहानी पुलिस इंस्पेक्टर को सुनाई है, बट उसे मान पाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। रात के 3 बजे 2 लड़के एक अकेली लड़की के कमरे में क्या करने आए। उन्होंने सारे रूल्स रेगुलेशंस तोड़े और पेड़ पर चढ़कर उस लड़की के कमरे में आए, तो जरूर उन्होंने ही जारा का मर्डर किया होगा। खैर, कहानी आगे क्या मोड़ लेगी ये जानेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बढ़ाएंगे कहानी को आगे, जानेंगे सौरभ और केशव का क्या हर्ष होता है और आखिर जारा की मौत कैसे हुई, क्या कारण थे। बने रहिए रेडियो उड़ान फैक्ट ऑफ लाइफ के साथ। आई विल बी राइट बैक। स्टे विद अस। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिन। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. स्ट्रीमिंग रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स प्ले रेडियो उड़ान। Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फैक्ट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। केशव राज पुरोहित, जो कि सस्पेक्ट है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जारा लोन के मर्डर का। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फैक्ट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड और मैं आपकी दोस्त निशा लेकर आई हूँ आपके लिए नॉवल द गर्ल इन रूम 105 बाय चेतन भगत, जिसमें हमने जाना है कि जारा लोन, जो कि एक कश्मीरी लड़की है, पीएचडी कर रही थी आईआईटी दिल्ली से, उसका मर्डर हो गया है और सस्पेक्ट है उसका एक्स बॉयफ्रेंड केशव राज पुरोहित, जो कि आईआईटी दिल्ली से ही पास आउट है। केशव और उसके फ्रेंड सौरभ को पुलिस पकड़ कर ले गई है। ऑब्वियसली ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस बनने वाला है, क्योंकि आईआईटी दिल्ली में हॉस्टल में एक लड़की का मर्डर होना, वो भी वो लड़की जो कि कश्मीरी है, मुस्लिम है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीसीटीवी फुटेज मंगवा रही है, वहाँ पर बच्चों से बात कर रही है, पर पुलिस स्टेशन में अभी इन दोनों को लॉकअप में बंद नहीं किया गया है। दोनों बाहर ही बैठे हैं वेटिंग रूम में, पर यहाँ पर बहुत सारी मीडिया आ गई है। तो मीडिया से बात करने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर ने सबको मना कर दिया है। हर हवलदार को कह दिया है कि मीडिया को अभी कुछ नहीं बताना, और वहीं आईआईटी प्रीमिसेस के अंदर भी मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है। पर केशव रातों रात फेमस हो गया है। टीवी पर उसका फेस दिखाया जा रहा है, पूरी कहानी बना दी गई है। एक्स बॉयफ्रेंड केशव राज पुरोहित ने आधी रात को गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया है। हो सकता है कि वो उसे सेक्स के लिए जबरदस्ती कर रहा हो, वो ना मानी हो, इसलिए गुस्से में उसने ऐसा किया हो, या फिर दोनों की कोई लड़ाई हो गई हो। कुछ भी कारण हो सकते हैं, पर सस्पेक्ट अभी केशव राज पुरोहित ही है। मीडिया का कहना है कि पुलिस ने अभी तक केशव को अरेस्ट नहीं किया है, उसके पीछे कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं। केशव के फादर नमन राज पुरोहित, जो कि आरएसएस के एक सीनियर मेंबर हैं, दो केशव ने अभी तक अपने पेरेंट्स को बताया भी नहीं है और वो उन्हें इन्वॉल्व करना भी नहीं चाहता, पर मीडिया में उनका नाम भी उछाला जा रहा है। केशव इस सबसे और भी ज्यादा घबरा रहा है, पर इस सब का एक दूसरा एंगल भी मीडिया में दिखाया जा रहा है। कश्मीरी मुस्लिम लड़की, ये सब कुछ टेररिज्म भी हो सकता है, कोई टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है। एक मुस्लिम लड़की का इस तरह से मर्डर किया जाना, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। मीडिया के हिसाब से ये एक डीपर कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। मीडिया ने स्टोरी को और भी मसालेदार बना दिया है
और वहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या अब टेररिज्म स्टूडेंट्स के कॉलेजेस में भी घुस चुका है, वहाँ पर भी स्टूडेंट्स के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। मिनटों में ही मीडिया में डिस्कशन शुरू हो गई है। टीवी पर डिस्कशन दिखाई जा रही है जिसमें एक पैनल भी आ चुका है, जिसमें आईआईटी का एक एक्स प्रोफेसर भी है, पॉलिटिशियंस भी हैं। कैसे मीडिया इतनी जल्दी ये सब कुछ मैनेज कर लेता है। बात हो रही है कि क्या दिल्ली में अब लड़कियां सेफ नहीं, क्या दिल्ली में कॉलेजेस में भी टेररिज्म एंटर कर चुका है। वहाँ पर काफी ज्यादा कियोस मचा हुआ है, सब एक दूसरे को काटने की कोशिश कर रहे हैं। टेररिज्म को साइड में रखा जाए तो भी सिक्योरिटी कहाँ गई थी, पुलिस ने क्यों नहीं कुछ किया। अगर हॉस्कॉस जैसे पॉश एरिया में भी स्टूडेंट सेफ नहीं है तो दिल्ली इंडिया की कैपिटल है या फिर एक टेरर कैपिटल, क्राइम कैपिटल बन चुकी है। केशव ने अपना फोन साइड में रख दिया था, जब उठाया तो उसमें एंटर हुआ, ऐसा रिकॉर्ड्स बताते हैं। इसका मतलब वो कम से कम 3:20 पर तो जारा के कमरे में पहुंचा ही होगा। केशव ने कहा, यस सर, मैं वहाँ पर इसी टाइम पहुंचा था और मेरी बाइक अभी भी कैंपस में ही है। इंस्पेक्टर राणा ने कहा कि तुमने उसके पेरेंट्स को 3:38 पर कॉल किया, पुलिस को 3:40 पर और 3:52 पर पुलिस वहां पहुंच भी गई थी। 3:54 पर हमने डेड बॉडी देख भी ली थी। केशव ने कहा, यस सर। वो समझ नहीं पा रहा था कि इंस्पेक्टर राणा इतने सारे टाइमिंग्स क्यों मेंशन कर रहे हैं। इंस्पेक्टर राणा ने कहा, मान लो कि तुम जारा के कमरे में 3:20 पर पहुंचे और तुमने उसका मर्डर 3:35 तक किया। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, केशव ने कहा। 2 मिनट चुप रहकर मेरी बात सुन सकते हो, मान तो लो कम से कम। ओके सर। अगर तुमने उसका मर्डर 3:35 पे किया और मैं वहां पर 3:54 पर पहुंच गया, मैं कोई पोस्टमार्टम एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, पर मैंने बहुत सारी डेड बॉडी जरूर देखी हैं। वो डेड बॉडी 20 मिनट पहले वाली तो नहीं लग रही थी। नहीं सर, जब मैं वहां पहुंचा और मैंने जारा को टच किया तो उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। केशव ने थोड़ी चैन की सांस ली, पर इंस्पेक्टर राणा ने कहा कि ये सब कुछ प्रूव कैसे हो सकता था। ऑटोप्सी, पोस्टमार्टम से, बट जारा के पेरेंट्स के भी अपने कनेक्शन है। उसके फादर ऑलरेडी ही बॉडी को वहां से ले गए हैं और ऑटोप्सी वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। केशव ने पूछा क्यों? तब इंस्पेक्टर राणा ने कहा, रिलीजियस रीजंस, कौन जानता है। उनका कहना है कि हम अपनी बेटी को ठीक से बेरी करना चाहते हैं। दो पोस्टमार्टम के बाद हम बॉडी को वापस सील कर भी तो देते हैं, पर वो लोग सुन ही नहीं रहे। देखो, एक बंदे को भेजा तो है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के लिए, शायद कुछ पता चले। इंस्पेक्टर राणा ने कहा, बॉडी के सिर्फ गले पर निशान है और कहीं भी नहीं, उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट भी नहीं हुआ है। कुछ स्टूडेंट से वहां पर बात तो हुई है। क्या छुट्टियां हैं कॉलेज में? यस सर, 1 हफ्ते का ऑटम ब्रेक होगा, इसी टाइम पर होता था, केशव ने कहा। तभी तो बच्चे बहुत कम हैं, उसके हॉस्टल में सिर्फ 3 ही और लड़कियां थीं। इंस्पेक्टर राणा, जो कि जारा का फोन खोल नहीं पाए थे क्योंकि उस पर पासकोड लगा था, उन्होंने ये भी ट्राई किया कि जारा का अंगूठा लगाकर फोन ओपन किया जाए, बट फोन ऑलरेडी ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हुआ था, जिसकी वजह से पासकोड बहुत जरूरी है, जिसके बिना फोन खोला नहीं जा सकता। पर हाँ, रघु को कॉल किया। एक लड़की ने कॉल उठाया। सर, मैम उनका चेकअप कर रही हैं, क्या आप 1 मिनट वेट कर सकते हैं? इंस्पेक्टर राणा ने कहा कि रघु से कहो मैं इंस्पेक्टर राणा बोल रहा हूँ न्यू दिल्ली से। तब 1 मिनट के इंतजार के बाद कॉल रघु के हाथ में आया। रघु ने बताया कि वो अपोलो हॉस्पिटल में है। 3-4 दिन पहले उसके ऊपर अटैक हुआ था, उसके सर पर बहुत ज्यादा इंजरी है, पैर में फ्रैक्चर हो चुका है। ये एक नई इंफॉर्मेशन सामने आई थी। उन्होंने रघु से पूछा कि क्या वो जारा लोन को जानता है? जानता? सर, वो मेरी फियांसी है, 3 महीने में हमारी शादी होने वाली है। ये सुनकर केशव के मन में रघु के लिए सिंपैथी आ गई थी। इंस्पेक्टर राणा ने जब रघु को बताया कि जारा का मर्डर हो गया है, कुछ सेकंड के लिए तो वो शॉक के स्टेज में चला गया था, बोल ही नहीं पा रहा था। उसके बाद उसने पूछा कि क्या उन्हीं लोगों ने जारा के साथ भी? इंस्पेक्टर राणा ये इन्फॉर्मेशन नहीं जानते थे। पता नहीं कौन लोग थे जिन्होंने रघु पर अटैक किया और पता नहीं कौन लोग हैं जिन्होंने जारा को मारा। खैर, रघु बहुत ज्यादा रो रहा था, लिटरली हिस्टेरिकल हो गया था और इंस्पेक्टर राणा को फोन कट करना पड़ा था। खैर, एक सीधा साधा इंसान जो कि शादी के सपने देख रहा है, क्या हुआ था? केशव ने पूछा। वो भी पता चल जाएगा, हम लोग कोई ऐसे हैं। यहाँ पुलिस स्टेशन में सीन क्यों क्रिएट कर रहे हो? घर चलो, केशव के पापा ने कहा। पर पुलिस इंस्पेक्टर ने मना किया है, मैं
पुलिस स्टेशन छोड़कर नहीं जा सकता। हाँ हाँ, बहुत हाथ पैर जोड़े हैं, बहुत मुश्किल से उनको मनाया है, चलो अब घर चलो। पर आपने हाथ पैर क्यों जोड़े? मैंने कुछ नहीं किया है। जाओ जाओ, जाकर पहले पुलिस इंस्पेक्टर को धन्यवाद करके आओ, अब बाकी ड्रामा घर जाकर कर लेना। केशव और सौरभ इंस्पेक्टर राणा के कमरे में गए उन्हें थैंक्स कहने। इंस्पेक्टर राणा, जो कि एक्चुअल में स्माइल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मीडिया अब सेटिस्फाइड हो जाएगी। 24 घंटे के अंदर उन्होंने मर्डर को ढूंढ लिया है। चौकीदार के खिलाफ उन्हें इनफ सबूत मिल गए हैं और उसे लॉकअप में बंद कर दिया गया है। उन्होंने केशव से कहा कि वो घर तो जा सकता है, पर उसे कुछ कंडीशंस फॉलो करनी होगी। वो दिल्ली से बाहर नहीं जा सकता और रोज उसे पुलिस स्टेशन में आकर अपनी हाजिरी देनी होगी। कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी जरूरत होगी तो उसे पुलिस की मदद करनी होगी। केशव ने हाँ कहा और तब सौरभ ने पूछा कि क्या अब वो लोग जाएं? इंस्पेक्टर ने कहा अगर लॉकअप में बंद होने का शौक ना हो तो वो जा सकते हैं। इंस्पेक्टर राणा बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। 24 घंटे में उन्होंने मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर दी थी। ये कोई छोटी बात थोड़ी है। 24 घंटे में मर्डर ढूंढना अब कोई भी पुलिस को यूजलेस नहीं कहेगा। इसके लिए उन्हें ऑनर भी किया जा सकता है। केशव ने जाते जाते उनसे एक सवाल पूछा कि क्या उन्हें चौकीदार के खिलाफ इनफ सबूत मिल गए हैं? क्या उन्हें पता चल गया कि क्यों ज़ारा और चौकीदार की लड़ाई हुई थी? इंस्पेक्टर राणा ने मुस्कुराते हुए कहा सब पता चल जाएगा, न्यूज देख लेना। उसी दिन से केशव की जिंदगी में एक और नया चैप्टर शुरू हो गया था। अब चंदन क्लासेस से चंदन कपूर का फोन भी आया था और उन्होंने भी केशव के लिए सिंपैथी जताई थी और ये कहा था कि मीडिया से बात करते हुए केशव चंदन क्लासेस का नाम भी ले दे। इस तरह से वो लोग नेशनल हो जाएंगे। हर कोई हर चीज में अपना फायदा ही देखता है। केशव उन्हें कह देना चाहता था कि पुलिस ने उसे साफ साफ मना किया है मीडिया से बात करने के लिए। उनकी पब्लिसिटी करना तो बहुत दूर की बात है। खैर, मिस्टर चंदन कपूर ने कहा था कि वो केशव के साथ हैं। ज़ारा के फ्यूनरल पर रघु भी आया था। रघु जो कि बहुत उदास था। केशव रघु के लिए बुरा तो फील कर ही रहा था, बट वो कह देना चाहता था कि ज़ारा केशव की बनना चाहती थी और लास्ट मिनट पता नहीं कि सब कुछ क्यों हो गया। केशव ने खैर रघु से कहा कि वो दोनों रीयूनाइट होना चाहते थे, पर पता नहीं ये सब कुछ क्यों हो गया। रघु ने कहा वो सब जानता है। वो रात को ही पुलिस स्टेशन गया था और वहाँ पर उसने ज़ारा और केशव की चैट देख ली थी। केशव ने कहा कि ज़ारा ने पहले केशव को चैट किया था। रघु ने कहा अब इस सब से क्या फर्क पड़ता है, वो दोनों जिस लड़की को प्यार करते थे अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। ज़ारा के पापा सफदर रघु को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, उसे एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट कर रहे थे। ज़ारा के लास्ट राइट्स में रघु को इन्वॉल्व कर रहे थे और वहीं केशव को वहाँ पर हर कोई इग्नोर कर रहा था। अगर ज़ारा के पापा की बात करें तो वो लोग कश्मीर में रहते थे। जब ज़ारा 2 साल की थी तभी ज़ारा की मम्मी का देहांत हो गया और ज़ारा के पापा ने एक और कश्मीरी मुस्लिम लेडी से निकाह कर लिया। वो लेडी जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और उसका एक छोटा सा बेटा भी था जिसका नाम था सिकंदर। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर जब ज़ारा के पापा को पता चला कि सिकंदर की मम्मी की फैमिली का कनेक्शन मिलिटेंट्स के साथ है तो उन्होंने इस निकाह को वहीं तोड़ दिया और वो ज़ारा को लेकर दिल्ली आ गए। या दिल्ली में उन्होंने एक और लड़की के साथ निकाह कर लिया था। खैर, पापा के ना चाहते हुए भी ज़ारा ने अपने भाई सिकंदर के साथ रिश्ता रखा था। सिकंदर जो पढ़ने में कमजोर था, ज़ारा उसकी कभी कभी मदद भी करती थी और उसने केशव को सिकंदर के बारे में बहुत कुछ बताया भी था। ये भी बताया था कि सिकंदर एक छोटे बच्चे के समान है और उसे ज़ारा की केयर चाहिए। काश वो ऐसा कर पाती, पर ज़ारा के पापा उसे सिकंदर से बात करने के लिए हमेशा मना करते थे। ज़ारा के लास्ट राइट्स हो रहे थे। केशव की आंखों में आंसू थे। उसने वहीं से ज़ारा को कहा मुझे माफ कर दो, मैं हम दोनों के लिए लड़ाई नहीं कर पाया। सौरभ ने कहा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ हमारी कोई जरूरत नहीं। तब केशव ने कहा कि एक बार वो जाने से पहले अपने कंडोलेंसेस ज़ारा के पापा को कन्वे करना चाहता है, उसके बाद ही यहाँ से जाएगा। उसने देखा कि ज़ारा के पापा सफदर एक ऊंचे लंबे आदमी से बात कर रहे हैं जो कि देखने में कश्मीरी ही लग रहा है। वो उस आदमी को जिसका नाम फैज था धन्यवाद कर रहे थे कि वो अपनी ड्यूटी छोड़कर इतनी दूर ज़ारा के फ्यूनरल में शामिल होने के लिए आया है। पर उस आदमी ने कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये मेरा भी तो परिवार है, जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। खैर, उस आदमी के जाने के बाद जब केशव मिस्टर सफदर के पास पहुंचा तो उन्होंने केशव को देखते ही कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, आखिर तुम यहाँ कैसे आ गए?
में आपकी बेटी से प्यार करता था अंकल। अच्छा, और तभी तुमने और तुम्हारे परिवार ने उसे कितना बेइज्जत किया। सर, आपने भी तो हमारा साथ नहीं दिया। ठीक है, तब भी मैंने तुम्हें एक ऑप्शन दिया था और अब भी देता हूँ। क्या सर? केशव ने पूछा। यहाँ से चले जाओ, खुदा हाफिज। वहाँ से निकलकर एक दिन के लिए केशव पुलिस की परमिशन के बाद अपने घर अलवर चला गया था। माँ के आंचल में छुपकर रोना चाहता था। वहाँ न्यूज देखकर उसे पता चला कि एक्चुअल में कुछ दिनों पहले ज़ारा ने हनुमान, वो जो चौकीदार था, उसे एक लड़की का वीडियो बनाते हुए देखा। वो अक्सर लड़कियों को यूं ही देखा करता था। उस दिन ज़ारा को बहुत गुस्सा आया। उसकी चौकीदार के साथ बहस हुई और उसके बाद उसने चौकीदार को थप्पड़ भी मारा था और पुलिस कंप्लेंट भी लिखवाई थी, पर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब केशव की माँ ने देखा उसे न्यूज देखते हुए, तो उन्होंने झट से टीवी बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि इस लड़की ने जीते जी हमें इतनी परेशानी दी और मरने के बाद और परेशानी दे रही है। अच्छा हुआ कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर केशव को बहुत बुरा लगा। उसने माँ को डांटा कि आखिर वो क्या बोल रही हैं। माँ ने कहा, बस हो चुका, ये लड़की हमें जितना परेशान करना चाहती थी कर चुकी, अब और नहीं। शुक्र है कि ये केस सॉल्व हो गया है। अच्छा हुआ कि केशव इस सब से छूट गया है। अब उसे अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी होगी और अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढनी होगी। केशव नौकरी ढूंढ तो रहा था, पर हर जगह से उसे रिजेक्शन मिल रही थी। टीवी पर जब उसने हनुमान का चेहरा देखा था, उस चौकीदार को देखकर उसे ऐसे लग रहा था कि ये निर्दोष है, इसका कोई दोष नहीं। क्या एक बार थप्पड़ मार देना ये इनफ सबूत होता है? क्या इस वजह से कोई किसी लड़की का खून कर सकता है? केशव के मन में हजार सवाल थे। वो मामले की तह तक जाना चाहता है। खैर, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बढ़ाएंगे कहानी को आगे। जी हाँ, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी कहानी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स बाकी हैं। देखना होगा कि क्या सच में चौकीदार ही कातिल है, क्या उसी ने किया है ज़ारा का खून। बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ डीजे शेजवुड। आज आपके इस फेवरेट चैनल के ऊपर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हम चलते चले, ये जिंदगी रुकने का नाम है। चलते चलो, ये जिंदगी थमने का नाम है, चलने का नाम है। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो उड़ान पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा और शो चल रहा है बुकवर्ड। जी हाँ, नॉवेल है चेतन भगत की द गर्ल इन रूम 105, जो कि एक मर्डर मिस्ट्री है। जी हाँ, ज़ारा लोन जो कि कश्मीरी है, मुस्लिम है, उसका मर्डर हो गया है। केशव जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही केस सॉल्व कर लिया है। वहाँ के चौकीदार को पकड़ा है और उसके खिलाफ क्या क्या सबूत है। एक तो वो रात के 2 बजे से 2:41 तक ड्यूटी से गायब था और उसी बीच ज़ारा का मर्डर हुआ है। दूसरा, थोड़े दिनों पहले ज़ारा की और उस चौकीदार की लड़ाई हुई थी, जिस पर ज़ारा ने उसे थप्पड़ मारा था और पुलिस में उसकी कंप्लेंट भी लिखवाई थी। उस चौकीदार को इस सबसे गुस्सा भी आया था और उसने ज़ारा को धमकी भी दी थी। कंप्लेंट लिखवाने के लिए रघु ने ज़ारा को फोर्स किया था। इस सब के लिए कनेक्ट किया जा रहा है रघु को भी इस केस से। रघु जो कि हैदराबाद में रहता है, हैदराबाद के पास ही वो चौकीदार भी रहता है। 2 दिन पहले ही रघु के ऊपर भी अटैक हुआ, उसे मारने की कोशिश की गई पर वो बच गया। हालांकि उसे बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। क्या ये सारे सबूत काफी नहीं है एक मर्डर के लिए? एक चौकीदार जो कि लड़कियों के ऊपर गंदी नजर रखता है, हो सकता है उस दिन ज़ारा के साथ भी वो जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा हो। तो रेप जैसा कुछ भी ज़ारा की बॉडी के साथ हुआ ऐसा लग नहीं रहा था। पर कहीं ना कहीं केशव को ये सब कुछ अजीब लग रहा है। उसने सौरभ से बात की, सौरभ को ये सब कुछ बताया कि उसे लग रहा है कि शायद चौकीदार वो ना हो, जिस पर सौरभ ने कहा कि केशव अभी बहुत ज्यादा परेशान है, टेंशन में है, सारे सबूत तो उस चौकीदार के खिलाफ हैं, फिर क्या सोचना है। और वैसे भी बहुत ही मुश्किल से दोनों अब बच चुके हैं, इस केस से बाहर हो चुके हैं, तो इन्हें इस सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए।
पर केशव जारा को इंसाफ दिलाना चाहता है, जानना चाहता है कि आखिर वो कौन है जिसने उस समय जारा को उससे छीन लिया जब वो केशव की हो जाना चाहती थी, जब वो केशव के पास लौट कर आना चाहती थी। केशव और सौरभ एक बार फिर इंस्पेक्टर राणा के पास गए, जहाँ रोज वो हाजिरी लगाने चाहते थे। इंस्पेक्टर राणा जो कि बहुत खुश थे, एक दिन में मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर देना बहुत बड़ी बात है। सौरभ ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, सर आपने तो कमाल ही कर दिया। पर केशव चुप है। उन्होंने इन दोनों के लिए चाय भी मंगवाई थी। केशव चाय पी ही नहीं रहा, कुछ सोच रहा है। जिस पर इंस्पेक्टर राणा ने पूछा, क्या हुआ भाई, अब क्या सोच रहे हो? केशव ने तब इंस्पेक्टर राणा से पूछा कि क्या वो एक बार चौकीदार से मिल सकता है। इंस्पेक्टर राणा ये सुनकर हैरान हुए। उन्होंने पूछा कि अब क्या हुआ, क्या तुम एक डिटेक्टिव हो, जासूस बनना चाहते हो? केशव ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक सिंपल सा ट्यूशन टीचर है, बस एक बार उस चौकीदार से मिलना चाहता है। इंस्पेक्टर राणा ने केशव से कहा कि वो रात को आ जाए, वो उसे उस चौकीदार से मिलवा देंगे, पर किसी को भी इस बात के बारे में ना बताए। रात को केशव पहली बार जेल के अंदर गया और देखा कि चौकीदार हनुमान जमीन पर बैठा हुआ था। केशव को देखकर वो घबरा गया था। उसे लग रहा था कि एक और इंसान आ गया है उसे मारने, जो भी यहाँ आता होगा शायद उसे मारकर चला जाता होगा। वो रोने लगा, कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। केशव ने उसे कहा कि वो उसकी मदद करने आया है और जानना चाहता है कि आखिर क्या हुआ था, आखिर जारा और उसके बीच में क्या प्रॉब्लम थी, क्यों जारा ने उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई थी। जिस पर हनुमान पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने कहा कि हाँ ये सच है कि वो लड़कियों को घूरता था, ये सच है कि वो उस दिन एक लड़की की वीडियो बना रहा था और जारा ने उसे थप्पड़ भी मारा था। उसने बताया कि उसे बहुत गुस्सा आ गया था, पर वो एक गरीब आदमी है, कर भी क्या सकता है। गुस्से में उसने कुछ बोल दिया, इसका मतलब ये तो नहीं उसने जारा का खून नहीं किया है, वो ऐसा कभी कर भी नहीं सकता। केशव ने उससे पूछा कि आखिर वो रात को 2 बजे से 2:41 तक कहाँ था। चौकीदार सोच में पड़ गया, जिस पर केशव ने कहा कि अगर वो बचना चाहता है तो उसे सब कुछ सच सच बताना ही होगा। तब उस चौकीदार ने बताया कि वो पॉर्न वीडियोस देखता है। रात को 2 बजे से 2:41 तक वो वहीं हिमाद्री हॉस्टल के गेस्ट वॉशरूम में था। वहाँ पर वाईफाई कनेक्ट करके वो पॉर्न वीडियोस अपने फोन में देख रहा था। चौकीदार की सारी बातें सुनकर केशव बाहर आ गया था और उसने सौरभ को कांटेक्ट किया। सौरभ जो कि बहुत इजीली हैकिंग कर लेता है, उसने सौरभ से पूछा कि क्या वो चौकीदार का फोन हैक कर सकता है। सौरभ ने कहा हाँ। उसके बाद ये लोग हनुमान के घर गए और वहाँ से उसका फोन ले आए। हैक करके सौरभ ने पता लगा लिया कि ये फोन रात को 2:10 से लेकर 2:31 तक हिमाद्री हॉस्टल के वाईफाई के साथ कनेक्टेड था और उस पर कौन कौन सी पॉर्न वीडियोस देखी गई उसकी डिटेल भी सौरभ ने केशव को दे दी। इन लोगों ने ये सब कुछ प्रिंट आउट निकाल लिया और अब केशव ने डिसाइड किया कि वो जाएगा इंस्पेक्टर राणा के पास और उन्हें बता देगा कि चौकीदार खूनी नहीं है। सौरभ एक बार फिर केशव को समझा रहा था कि वो बच चुके हैं, वो निकल चुके हैं, अब क्यों केशव इस सब में फंसना चाहता है। पर केशव ने कहा वो जानना चाहता है उस इंसान के बारे में जिसने उससे उसकी जारा को छीना है। ये दोनों अगले दिन इंस्पेक्टर राणा के पास गए और वहां जाकर जब वो प्रिंट आउट दिखाए, बताया कि एक्चुअल में चौकीदार खूनी नहीं है, वो उस समय पॉर्न वीडियोस ही देख रहा था। तो इंस्पेक्टर राणा सोच में पड़ गए। उन्होंने इन दोनों को कहा कि चलो कहीं बाहर चलकर बात करते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर राणा इन्हें लेकर बरिस्ता कॉफीज में आ गए और वहां जाकर इनसे कहा कि अगर हनुमान खूनी नहीं है तो शक एक बार फिर केशव और सौरभ पर ही आ जाएगा। ये सुनकर वो दोनों घबरा गए, जिस पर इंस्पेक्टर राणा ने कहा कि अच्छा यही होगा कि वो सब कुछ भूल जाएं इस प्रिंट आउट के बारे में, भूल जाएं उस चौकीदार के फोन हैक करने के बारे में और उसे ही सजा पाने दे। केशव को तो लगा था ये सब कुछ सुनकर इंस्पेक्टर राणा उसे शाबाशी देंगे, कहेंगे वाह क्या काम किया है, पर उनका ये रिएक्शन देखकर वो दंग रह गया था। केशव ने कहा वो तो निर्दोष है। इंस्पेक्टर राणा ने कहा कि अगर वो निर्दोष है तो खूनी कौन है, तुम। एक्चुअल में इंस्पेक्टर राणा सौरभ और केशव को यहाँ बरिस्ता कॉफी में इसलिए लेकर आए थे ताकि एक फ्रैंक टॉक उनके साथ कर सके। इंस्पेक्टर राणा ने केशव से पूछा कि उसकी पे कितनी है। केशव ने बताया 45,000। तब इंस्पेक्टर राणा ने कहा देखा तुम्हें काम करते हुए 3-4 साल ही हुए होंगे और मुझे 12 साल हो गए, आज भी मेरी पे कट कुटा कर सिर्फ
42,000 रुपए है। सोच सकते हो कितनी मेहनत करता हूँ मैं दिन रात, कितना मर रहा हूँ, और उसके बाद भी मुझे मिलता गया है। 3 सालों से मेरी प्रमोशन रुकी हुई है। मुझे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ये लोग नहीं बना रहे हैं। कोई भी IIT से पास आउट IPS आ जाएगा और फिर उसे मेरी जगह मिल जाएगी। केशव सोच रहा था कि क्या ये दाना उसे मिल रहा है, पर उसने सोचा नहीं, वो तो इस लायक है ही नहीं। कोई अगर आपको बताए कि उसकी लाइफ बहुत ज्यादा स्क्रूड अप है तो उसे आप कंफर्ट कैसे करा सकते हो, सिर्फ ये बताकर कि आपकी लाइफ उससे भी ज्यादा बुरी है। केशव ने बोला कि सर देखिए, मैं जो कि IIT से पास आउट हूँ, एक भी अच्छी नौकरी नहीं मिली, इसलिए मजबूरन मुझे चंदन क्लासेस में जॉब करनी पड़ रही है। इंस्पेक्टर राणा ने पूछा क्यों? केशव ने बताया कुछ तो ग्रेड्स अच्छे नहीं थे, कुछ इंटरव्यू खराब चले गए, ब्रेकअप हो गया, जिंदगी पूरी मैसअप हो गई। बहुत ही खराब जिंदगी वो जी रहा है। कई बार तो उसे लगता है कि वो चंदन क्लासेस में जाने की बजाय जेल में चला जाए। ये सुनकर इंस्पेक्टर राणा हंसने लगे। उन्होंने कहा इसका मतलब तो हम दोनों की लाइफ एक जैसी ही है। तभी इंस्पेक्टर राणा के पास एक फोन आया और वो उसी समय खड़े हो गए, जैसे कि मिस्टर शर्मा जिन्होंने कॉल किया था वो फोन में से ही राणा को देख सकते हो। इंस्पेक्टर राणा ने कहा कि वो जल्दी ही चार्जशीट सबमिट करा देंगे। चौकीदार को उन्होंने लॉकअप में रखा हुआ है और जल्दी ही वो सारे प्रोसीजर कर देंगे। कॉल काटने के बाद केशव ने उनसे पूछा कि क्या वो चौकीदार को छोड़ेंगे नहीं, वो तो निर्दोष है। वो चुप होकर बैठ गए। उन्होंने केशव से कहा कि वो इसीलिए ही यहाँ पर आए हैं, पुलिस स्टेशन में कहीं कोई इन लोगों की बात सुन ना ले। उन्होंने कहा कि यही एक बड़ा मौका है उनके पास प्रमोशन पाने का। ये हाई प्रोफाइल केस है, उन्होंने इतनी जल्दी से सॉल्व कर दिया, इससे खुश होकर उन्हें प्रमोशन मिल सकती है। अगर अब वो चौकीदार को छोड़ देंगे और दूसरा मर्डर ढूंढेंगे तो उन्हें कभी प्रमोशन नहीं मिलेगी। केशव ये सब कुछ नहीं समझ पा रहा है। वो समझ रहा है कि चौकीदार एक बहुत ही घटिया इंसान है, उसने जो किया वो बिल्कुल गलत था। पर क्या मर्डर की सजा में उसे यूं अंदर कर देना ठीक होगा? अपनी प्रमोशन के लिए किसी की बलि चढ़ा देना ठीक होगा? इंस्पेक्टर राणा तो उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि उन्होंने शुरू से केशव और सौरभ की मदद की है, उनका साथ दिया है और अब केशव को उनकी जिंदगी यूं बर्बाद करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना होगा। उसे भूल जाना होगा सब कुछ, चौकीदार को ही गुनहगार साबित होने दे। केशव ने बोला कि इस सब के लिए तो केस होगा ना, तो हो सकता है कि कोर्ट में जाकर ये सब कुछ प्रूव हो जाए। इंस्पेक्टर राणा हंसने लगे। वो गरीब आदमी है, कौन ही वकील उसकी केस की वकालत करेगा? तब केशव ने कहा क्यों, गवर्नमेंट भी तो देती है ना वकील। कैसा वकील देती है गवर्नमेंट तुम नहीं जानते। 1-2 बार वो कोर्ट में आ जाए तो ही बहुत है, उसके लिए इतनी मेहनत कोई नहीं करने वाला। और अगर मेहनत कर भी ली, अगर ये सब कुछ साबित हो भी गया तो उस सब में बहुत टाइम लगेगा, 3-4 साल निकल जाएंगे। तब तक इंस्पेक्टर राणा ACP राणा बन जाएगा और फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तब चौकीदार छूटे तो छूटता रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। केशव ने इंस्पेक्टर राणा से कहा कि वो कुछ नहीं चाहता, सिर्फ इतना चाहता है कि जो असली खूनी है वो पकड़ा जाए और एक निर्दोष को सजा ना मिले। इंस्पेक्टर राणा कोई जवाब दे ही नहीं रहे थे। तब केशव ने कहा अगर ये सब कुछ मीडिया को पता चल गया तो? ये सुनते ही इंस्पेक्टर राणा को गुस्सा आ गया। अच्छा तो तुम मुझे धमका रहे हो? नहीं, मैं धमका नहीं रहा, आई एम जस्ट आस्किंग। अगर मीडिया को पता चल गया तो? तुम समझते क्या हो अपने आप को? 1 हफ्ते पहले तुम मेरे आगे हाथ पैर जोड़ रहे थे कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, और आज यहाँ बैठकर तुम मुझे ही आंखें दिखा रहे हो। नहीं सर, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप असली खूनी को ढूंढिए, मैं आपकी मदद करूंगा। अच्छा, तुम मेरी मदद करोगे? एक ट्यूशन टीचर? सौरभ केशव का हाथ दबा रहा था और उसे चुप रहने के लिए कह रहा था। तब सौरभ ने कहा सर क्या मैं कुछ कहूँ? बोलो, अब तुम क्या कहना चाहते हो? ये तुम्हारा दोस्त, ये मुझे बताएगा इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं? कितनी बेइज्जती सहूंगा मैं। जानते हो कल क्या हुआ? वो उस कॉलेज का डीन, अपने आप को क्या समझता है वो साला प्रोफेसर सक्सेना, मुझे कहता है कि मैं इस कॉलेज में घूमूं ना, मुझे परमिशन लेनी होगी। जाओ ना, बताओ उसे जाकर किस किस से परमिशन लूंगा। ऐसे ही थोड़ी होती है इन्वेस्टिगेशन। अगर वो कॉलेज वाले ही नहीं चाहते कि खूनी पकड़ा जाए तो तुम्हें क्या पड़ी है? आप प्रोफेसर सक्सेना से मिले थे? केशव ने कहा। हाँ मिला था। क्यों? वही तो ज़ारा के PhD गाइड थे। तो फिर क्यों मना कर रहे थे भाई वो इन्वेस्टिगेशन के लिए? क्यों नहीं आने दे रहे हमें कैंपस में? ना पुलिस को आने दे रहे हैं, ना मीडिया को आने दे रहे हैं, सबको रोक रहे हैं। क्यों? जाके पूछो ना उनसे। मैं कैसे बता सकता हूँ सर? लुक मिस्टर ट्यूटर, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। तुम क्या सोचते हो मुझे पता नहीं था?
कि वो चौकीदार किलर नहीं है? क्या आपको पता था? फिर भी आपने उसे अरेस्ट किया? 15 साल हो गए हैं मुझे इस जॉब में और मैं आंखें देखकर बता सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो एक बहुत घटिया इंसान है, पर उसने खून बिल्कुल नहीं किया। ये मैं पहले ही दिन समझ गया था। तो आपने क्यों उसे अरेस्ट किया सर? इसलिए क्योंकि सबको चाहिए था कि मैं एक दिन में खूनी को पकड़ लूं, जादू कर दूं। सारी मीडिया, गवर्नमेंट, हर कोई मेरे पीछे पड़ गया था यार कि मुझे इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होगा। मुझे कुछ तो करना ही था, लोगों का मुंह तो बंद करना ही था ना। इंस्पेक्टर आना उसी समय खड़े हो गए। हाँ, मुझे मेरी प्रमोशन चाहिए और मैं वो डिजर्व भी करता हूँ, पर मैं इतना बुरा इंसान भी नहीं। अगर मुझे खूनी मिल गया तो मैं उसी दिन लक्ष्मण को छोड़ दूंगा, पर तब तक लक्ष्मण लॉकर में ही रहेगा, समझ गए ना? सौरभ खड़ा हो गया। जी सर, बिल्कुल समझ गया। तो मुझे खूनी ला दो और मैं लक्ष्मण को छोड़ दूंगा। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना हो, चाहे अपने स्टैंड चेंज करने हो, मैं लक्ष्मण को छोड़ दूंगा। तुम खूनी ढूंढ लो। केशव भी खड़ा हो गया था। सर, हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? बस दूर रहो, इतना ही काफी है, इंस्पेक्टर राणा ने कहा। सौरभ ने केशव का हाथ खींचा, उसे चुप रहने को कहा। जी सर, हम दूर रहेंगे। फिर भी सर, अगर हम कुछ कर सकते हो, केशव ने कहा। कोई तरीका है कि तुम आईटी में घुस सको और वहां जाकर इन्वेस्टिगेट कर सको? हाँ सर, मैं जा सकता हूँ, मैं अलुमनाई हूँ, केशव ने कहा। सर कह रहे हैं कि हमें दूर रहना होगा, सौरभ ने कहा। ये दूर नहीं रह सकता, ये आशिक जो है। कहीं ना कहीं ये सही भी था। केशव एक डिटेक्टिव बनकर सारी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर देना चाहता था और उस आदमी को सजा दिलवाना चाहता था जो कि जारा का असली कातिल है। फिलहाल केशव वापस चंदन क्लासेस में आ गया था, जॉब ज्वाइन कर ली थी, बच्चों को पढ़ा रहा था। तभी रघु के मैसेजेस उसके पास आए, जिसमें रघु ने कहा था कि वो जल्दी ही दिल्ली छोड़कर जाने वाला है, उससे पहले एक बार केशव से मिलना चाहता है। केशव रघु से मिलने हॉस्कॉस के ही एक कैफे सोशल में गया था। थैंक यू यहाँ पर आने के लिए, रघु ने कहा, जिसके उल्टे हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था, सीधे हाथ में आईफोन 10 पकड़ा हुआ था, 1 लाख का फोन जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ है। रघु ने केशव से कहा कि वो जानना चाहता है कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। पर मैं तो तुम्हें सब कुछ जो फ्यूनरल वाले दिन बता चुका हूँ। रघु केशव की तरफ देखने लगा। क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? तुमने मुझे पिछले दिनों में बहुत तंग किया है, बहुत बुरा भला कहा है, रघु ने कहा। तो क्या तुम आज मुझसे माफी मंगवाना चाहते हो? रघु ने दोनों के लिए मसाला टी मंगवाई थी। नहीं, मुझे तुमसे माफी नहीं चाहिए, और वैसे भी अब उसका क्या फायदा, कोई मायने ही नहीं है उसके। मैं हमेशा से एक सिंपल इंसान हूँ, तुम जानते हो। बस मैं तुमसे इतना ही चाहता था कि तुम जारा से दूर रहो। केशव अपनी सीट से खड़ा हो गया। हाँ ठीक है, मैं नहीं रह पाया उससे दूर, मैं उससे बहुत प्यार करता था। और कुछ? क्या अब मैं जा सकता हूँ? प्लीज केशव, बैठ जाओ, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं तुमसे कोई माफी नहीं मंगवाना चाहता, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम इतने गुस्से में बोलते हो। केशव कहना चाहता था वो इसलिए क्योंकि तुम एक फट्टू हो, एक कायर। खैर, केशव ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, इस बार जारा ने खुद मुझे अप्रोच किया था। हाँ जानता हूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। उसने अपने प्लास्टर की तरफ इशारा किया। ये सब कुछ मैं अपनी जिंदगी में नहीं चाहता, मैं एक सीधी सादी जिंदगी जीना चाहता था जारा के साथ। 1 मिनट, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि सबके पीछे मेरा हाथ है? मैंने तुम्हें पिटवाया है? प्लीज केशव, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते कि मैं किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो जाऊं, पर बस मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे और मेरे पेरेंट्स को प्लीज हर्ट मत करना। तुमने एक बार कहा था ना कि मैं उसकी जान ले लूंगा। यार, वो मैंने शराब के नशे में और गुस्से में कहा था, कैसे बातें कर रहे हो? रघु, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम दोनों 3 साल से डेट कर रहे थे, मुझे करना होता तो मैं पहले भी कुछ कर सकता था ना। ना मैंने तुम्हें कुछ मरवाने की कोशिश की है और ना जारा के मर्डर में मेरा कोई हाथ है। खैर, वैसे भी अब तो चौकीदार को अरेस्ट कर ही लिया है। रघु ने एक बार फिर केशव की तरफ देखा, जैसे इस सब में उसे कुछ भी ट्रस्ट नहीं। तुम मुझे ऐसे देख रहे हो ना जैसे तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, बट ट्रस्ट मी रघु, मैंने कुछ नहीं किया है, ना तुम्हें और ना जारा को। रघु ने सर हिला दिया, जमीन पर देखने लगा, आंखों में आंसू आ गए थे। जारा के साथ एक सिंपल सी जिंदगी जीना चाहता था। जारा को मना लिया था यूएस जाने के लिए। क्यों? जारा का तो सपना था वो कश्मीर जाकर बच्चों को पढ़ाना चाहती थी।
केशव ने कहा। हाँ, पर वो मान गई थी। मैंने वहाँ घर भी देख लिया था। हम कुछ साल यूएस रहते और उसके बाद कश्मीर चले जाते जैसा वो चाहती थी। पर सारे सपने ऐसे टूट जाएंगे सोचा ना था। मेरे मम्मी पापा नहीं चाहते कि मैं इस सब में इन्वॉल्व हो जाऊं, पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसके बाद रघु ने केशव को बहुत सारी बातें बताई। उसने बताया कि क्या हुआ था उस चौकीदार के साथ। उसने कहा कि उसे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि चौकीदार ने ज़ारा का खून किया होगा, जो सुनकर केशव हैरान हो गया था। रघु ने बताया कि उस चौकीदार ने बहुत बार ज़ारा से माफी भी मांगी थी। हाँ, ज़ारा ने अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ली थी, पर जब कुछ फॉलोअप नहीं हुआ तो ज़ारा ने छोड़ दिया, क्योंकि उस चौकीदार ने बहुत बार माफी मांग ली थी और रघु को नहीं लगता कि ज़ारा का खून चौकीदार ने किया होगा। उसके बाद केशव ने कहा कि उसे भी ऐसा नहीं लगता और वो ज़ारा के असली कातिल को ढूंढना चाहता है, जिसमें रघु की मदद चाहता है। रघु ने एक बार फिर कहा कि उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो इस सब में इन्वॉल्व हो, पर वो भी चाहता है कि ज़ारा का असली कातिल मिले। इसके लिए उसने केशव को बहुत सारी नई चीजें बताई। उसने बताया कि प्रोफेसर सक्सेना, जो कि पीएचडी में ज़ारा के गाइड थे, वो ज़ारा के ऊपर लाइन मारते थे और चांद के उन्होंने ज़ारा के थीसिस को डिले करवाया था। ये केशव के लिए एक बहुत नई और बहुत हैरानी की न्यूज थी। रघु ने केशव को अपने और ज़ारा के मैसेजेस भी दिखाए, ज़ारा की मेल भी दिखाई, जिसमें ज़ारा ने प्रोफेसर सक्सेना के लिए भला बुरा लिखा था कि प्रोफेसर सक्सेना उसके साथ किस तरह का सलूक कर रहे हैं। ज़ारा उनसे लड़ाई करना चाहती थी, उनकी कंप्लेन लिखवाना चाहती थी, पर रघु ने उसे रोक दिया था, क्योंकि 3 ही महीने बचे थे, उसकी पीएचडी खत्म हो जाती। अगर वो ऐसा कुछ करती तो पीएचडी की सारी मेहनत उसकी खराब हो जाती, नए सिरे से सब कुछ करना पड़ता और पता नहीं उसका करियर स्पॉइल ना हो जाता। ये कहकर रघु ने उसे कहा था कि सिर्फ 3 महीने की बात है, वो जो कहता है वो करने दो। जब रघु का एक्सीडेंट हुआ तब भी ज़ारा हैदराबाद जाना चाहती थी, पर प्रोफेसर सक्सेना ने उसे नहीं जाने दिया था, जिसकी वजह से उसने प्रोफेसर सक्सेना के लिए बहुत बुरी भली बातें रघु को व्हाट्सएप में लिखी थी। रघु ने अपना फोन केशव के हाथ में दे दिया था। 2 कांपते हाथों से केशव ने रघु और ज़ारा की चैट भी पढ़ी थी। रघु ने उसके ऊपर जो अटैक हुआ उसकी न्यूज ज़ारा को भेजी थी, जिस पर ज़ारा बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी। रघु ने हॉस्पिटल की अपनी फोटो भी ज़ारा को भेजी थी। ज़ारा ने उसे किसिंग फेसेस बनाकर भेजे थे, लिखा था कि वो रघु के पास होना चाहती है, पर प्रोफेसर सक्सेना की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रही। दोनों की काफी इंटीमेट चैट्स केशव ने पढ़ी, जो वो एक्चुअल में पढ़ना नहीं भी चाहता था। खैर, सब कुछ देखने के बाद उसने रघु को फोन वापस कर दिया और रघु ने कहा कि जब भी कोई मदद चाहिए होगी तो वो केशव की मदद करने को तैयार है। ज़ारा का कातिल वो ढूंढना चाहता है। उसके अलावा रघु ने एक और न्यूज केशव को बताई, ज़ारा के स्टेप ब्रदर सिकंदर के बारे में। यही कि सिकंदर के कुछ गलत कनेक्शंस थे, जिस वजह से ज़ारा उसे समझाती रहती थी, उसे डांटती रहती थी कि वो सही रास्ते पर चले। पर एक्चुअल में क्या बात थी वो सब ज़ारा रघु से छुपाती थी, उसके सामने सिकंदर से बात नहीं करती थी, पर उसे ये सब कुछ बहुत अजीब लगता था। रघु ने केशव को उस दिन की बात भी बताई थी जब उसके ऊपर अटैक हुआ था। उसने कहा कि उसे नहीं लगता कि वो लोग चौकीदार से रिलेटेड होंगे, क्योंकि वो गांव के लोग नहीं थे, वो शहर के लोग लग रहे थे। और उसने पुलिस को ये बात बताई भी थी, पर वो लोग सुनने को तैयार नहीं थे। रघु से ये सारी जो नई इन्फॉर्मेशन मिली थी वो केशव ने नोट डाउन कर ली थी। इसके बाद रघु ने बिल पे किया और वहाँ से जाने के लिए खड़ा हो गया। केशव से कहा कि जो भी नई इन्फॉर्मेशन हो केशव उसके बारे में रघु को अपडेट कर दे। रघु के जाने के बाद केशव ने मंगवाई विस्की और खो गया ज़ारा की यादों में। ये क्या है केशव? मेरा घर? क्या सच में? पागल हो गई हो क्या? ये फोर्ट है, बहुत सालों पहले किसी राजा ने बनवाया होगा। ओह माय गॉड, कितना सुंदर है ना ये सब। केशव और ज़ारा अलवर गए थे। केशव ज़ारा को अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता था। उन दोनों का प्यार बहुत आगे बढ़ चुका था, दोनों इसको रिश्ते में बदलना चाहते थे और केशव ज़ारा को अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले गया था। वो जानता है कि ये बहुत मुश्किल होगा, पर उसे ये करना ही होगा। ज़ारा जो कि बहुत नर्वस भी हो रही थी। केशव ने ज़ारा को बहुत सारी बातें बताई थी जिनका ध्यान उसे केशव के पेरेंट्स के सामने रखना होगा। तुम्हें सब याद है ना? केशव ने पूछा। नहीं। क्या? कितनी बार बताऊं? अरे बाबा याद है। ठीक है, तुम्हारी सारी बातें ठीक है, पर मुझे ज़ारा की तरह ही उनके सामने जाना चाहिए। जो मैं हूँ उन्हें मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए ना? ज़ारा ने कहा।
यार फिर भी पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं, तुम समझते क्यों नहीं? ठीक है ना, कुछ बातें मान लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अच्छा तो क्या मैं अपनी हॉट पैंट्स नहीं पहन सकती रात को सोते टाइम? क्या पागल हो गई हो? केशव ने कहा। अरे मजाक कर रही हूँ, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं बड़ों के साथ बहुत अच्छी हूँ और देखना कैसे तुम्हारे पेरेंट्स मुझे प्यार करने लगेंगे। तुमने अपने पेरेंट्स को मेरे आने के बारे में बता तो दिया ना? ज़ारा ने पूछा। हाँ बता दिया है। तो केशव ने सिर्फ इतना ही बताया था कि वो अपने साथ एक दोस्त को ला रहा है अलवा दिखाने। माँ को बता दिया था कि वो एक लड़की है, पर पापा को बताने की हिम्मत नहीं थी। बेल बजाई तो माँ दौड़ती हुई किचन से आई। रसोई में काम कर रही थी। नमस्ते आंटी, ज़ारा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। अरे तुम तो बड़ी खूबसूरत हो। माँ ये ज़ारा है। केशव की बात बिना सुने ही माँ अंदर चली गई थी। केशव का बहुत बड़ा सा लिविंग रूम था जिसमें चारों तरफ राजस्थानी पिक्चर्स लगी हुई थी। उसके पापा की बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ, सीएम्स के साथ पिक्चर्स लगी हुई थी। ज़ारा उन सभी पिक्चर्स को बहुत ध्यान से देख रही थी। तुम्हारे पापा के इनके साथ बहुत क्लोज कनेक्शन लगते हैं? ज़ारा ने पूछा। हाँ भाई, आरएसएस के सीनियर मेंबर जो हैं, सबसे सीनियर पोस्ट जो एक मैरिड इंसान को मिल सकती है। क्या मतलब? ज़ारा ने पूछा। एक्चुअल में आरएसएस में जो टॉप पोजीशन पर होते हैं ज्यादातर वो अनमैरिड ही होते हैं, और वो इसलिए कि अगर आप सच में स्मार्ट हो तो आप शादी नहीं करोगे, ज़ारा ने हंसते हुए कहा। केशव ज़ारा को देख रहा था, उस रूम में पिक्चर्स देखते हुए, घूमते हुए। वो इमेजिन कर रहा था उसकी शादी के बाद ज़ारा हमेशा उसके साथ यहाँ पर रहने वाली है। उन दोनों के बच्चे भी हो जाएंगे, और वो बच्चों का क्या नाम रखेगा? ज़ारा, जिसने अपने हाथ पीछे बांधे हुए थे, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तुम बचपन में बहुत क्यूट थे। केशव की बचपन की फोटो देखते हुए ज़ारा ने कहा। हाँ और क्या? और बाद में क्या हुआ? ज़ारा ने पूछा। मतलब तुम क्या कहना चाहती हो, अब मैं क्यूट नहीं हूँ? अरे सॉरी, वो खाना बना रही थी ना, ले आऊं खाना? केशव की माँ उसी समय कमरे में आ गई। नहीं माँ, बैठो तो सही, मैं तुम्हें ज़ारा से ठीक से तो मिलवा दूं। केशव ने माँ का हाथ पकड़ के उन्हें सोफे पर बिठा दिया और ज़ारा उनके साथ बैठ गई। माँ, ये ज़ारा है। ज़ारा मतलब? ज़ारा लून आंटी, ज़ारा ने कहा, जो सुनकर माँ चुप हो गई थी। तुम हो बहुत खूबसूरत, मॉडल हो? नहीं माँ, ये पीएचडी कर रही है आईआईटी से। इंजीनियरिंग के बाद सीधा आईआईटी में पीएचडी। पता है, बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है। हाँ वो, मैं तो मजाक कर रही हूँ। आंटी, आपका घर बहुत सुंदर है, सारी पिक्चर्स कितनी खूबसूरत हैं। देखो, लड़कियों को बात करने का कितना तरीका होता है। मैं हमेशा से कहती थी काश मेरी कोई लड़की होती। केशव की माँ ने कहा। अच्छा, और मुझे बात करने की तमीज नहीं है? लोन्स होते कहाँ से हैं? माँ ने पूछा। आंटी, मैं कश्मीर से हूँ, वैसे 10 साल से दिल्ली में ही रह रही हूँ। ओह, कश्मीर। ये सुनकर माँ फिर से चुप हो गई। माँ, कश्मीर इंडिया में ही है। हाँ जानती हूँ वो तो। तुमने अपने गेस्ट को अपना कमरा दिखा दिया? माँ ने पूछा। माँ, अब ज़ारा को ना तो दोस्त कह रही है, ना उसे उसके नाम से बुला रही है। गेस्ट कहना ये अच्छा साइन नहीं। और तुम अलवर घूमने कब जाओगी? माँ ने पूछा। जब भी केशव ले जाए आंटी, हम दोनों चले जाएंगे। ये सुनकर माँ ने हैरानी वाली शक्ल बना ली। खाना लगा दूं? पर माफ करना बेटा, हम तो वेजिटेरियंस हैं। हाँ आंटी, मुझे वेजिटेरियन खाना ही पसंद है। अच्छा, मुझे लगा तुम लोग नॉनवेज ज्यादा खाते हो। माँ, जब आपकी गर्लफ्रेंड को तुम लोग कहकर बोले तो ये भी अच्छा साइन नहीं होता। राजस्थान के सीएम अगले हफ्ते अलवर आ रहे हैं, मैंने उन्हें घर पर बुलाया है। शूज और सॉक्स उतारते हुए पापा ने कहा। ज़ारा, जो कि डिनर से पहले बात लेने गई थी, गेस्ट रूम में थी। केशव सोच रहा था कि शायद पापा उससे उसके गेस्ट के बारे में पूछे, पर उनके दिमाग में तो सिर्फ एक ही चीज थी। क्या तुम यहाँ पर रुक सकते हो? सीएम से मिलना तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, है ना? पर पापा, मुझे काम है, केशव ने कहा। काम? और तुम्हें? नौकरी तो तुम्हारी है नहीं। केशव कहना चाहता था कि जो उसके बॉस है एक्चुअल में बहुत वर्स है। पापा, मुझे क्लासेस लेनी है, बच्चे इंतजार करेंगे। हाँ, मतलब सीएम हमारे घर आ रहा है और तुम्हें ट्यूशन पढ़ानी है? मैं वही करता हूँ पापा। कभी तुम किसी रियल नौकरी के लिए ट्राई करोगे? हाँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, पर जो मिला अभी मैंने वही ले लिया, केशव ने कहा। काश तुमने थोड़ी पढ़ाई की होती कॉलेज में,
पता है कितना एम्बैरेसिंग है मेरे लिए। अपने दोस्तों को मैं क्या कहूँ? IIT से इंजीनियरिंग करके मेरे बेटे को कोई नौकरी नहीं मिली। वो जो अग्रसेन जी हैं, उनकी अपनी फैक्ट्री है। तुम कहो तो मैं उनसे बात कर लूं, वो तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी दे देंगे। नहीं पापा, मैं किसी प्राइवेट फर्म में काम नहीं करना चाहता। कोई ढंग की मल्टीनेशनल कंपनी तो हो। वाह, क्या बात है। ठीक है, तो आप मुझे बता देना कि सीएम कब आएंगे, मैं तभी आ जाऊंगा। आहा, तो तू अब सीएम से भी बड़ा हो गया। तुझे पहले बताना पड़ेगा सीएम के आने का डेट और टाइम, तब महाराज जी फ्री होंगे। पापा, पूरे हफ्ते यहाँ रहने से तो अच्छा है ना, आप मुझे बता देना वो किस दिन आ रहे हैं, मैं तभी आ जाऊंगा ना। ऊपर कोई है क्या? पापा, मैंने आपको बताया तो था, एक दोस्त के साथ आ रहा हूँ मैं इस बार, उसे अलवर देखना है। और वो दोस्त हमारे घर में ही है? पापा ने पूछा। जी पापा। तभी ज़ारा उनके कमरे की तरफ आ रही थी। उसने येलो कलर का प्लेन सलवार कमीज पहना हुआ था। केशव ने उसे ऑलरेडी ही कह दिया था कि उसे अपनी ड्रेसेस का बहुत ध्यान रखना होगा। हाथ पूरे ढके होने चाहिए, ड्रेस का गला बिल्कुल ऊपर तक होना चाहिए, कहीं से भी कोई भी स्किन डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। कोई भी मौका वो पेरेंट्स को नहीं देना चाहता था ज़ारा को रिजेक्ट करने के लिए। ज़ारा को देखकर उसके पापा का मुंह खुला का खुला रह गया। वो खड़े हो गए। नमस्ते अंकल। उन्होंने सिर्फ सर हिला दिया। पता नहीं क्यों, पर इंडियन मैन लड़कियों के सामने बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वो तीनों लिविंग रूम में बैठ गए थे। पापा, ये ज़ारा है। उन्होंने सिर्फ सर हिला दिया। तीनों चुपचाप ऐसे बैठे हुए थे कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। पापा, ज़ारा IIT से PhD कर रही है, बिग डेटा नेटवर्किंग कंप्यूटर साइंसेज में। पापा ने फिर से सर हिला दिया। उनके वोकल कॉर्ड्स तो जैसे स्ट्राइक पर गए हों। अब ज़ारा ने कन्वर्सेशन शुरू की। अंकल, आप लॉयर है ना? पापा ने कहा। प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, पहले करता था, अब तो फुल टाइम बस संघ ही है। संघ? ज़ारा ने पूछा। RSS? तुम जानती हो RSS? जी अंकल, मैं जानती हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तुम हो कहाँ से? पापा ने पूछा। अंकल, हम 10 सालों से दिल्ली में ही रह रहे हैं। वैसे मैं ओरिजिनली कश्मीर से हूँ। और तुम्हारा पूरा नाम? ज़ारा लोन अंकल। ओह अच्छा, मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी है। ये कहकर पापा वहां से चले गए। दोनों की कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट की आवाजें यहाँ तक सुनाई दे रही थी। सब ठीक है ना केशव? हाँ, सब ठीक है, टेंशन मत लो। और तुम्हारा ये सूट बहुत सुंदर लग रहा है। शाम को केशव अपनी मॉम डैड के साथ चाय पी रहा था। ज़ारा अकेले ही अलवर में शॉपिंग करने गई थी। पापा पूछना चाहते हैं कि तुम इस लड़की को घर क्यों लाए हो? माँ ने पूछा। जो पापा को पूछना है डायरेक्ट मुझसे भी तो पूछ सकते हैं। मैंने बताया तो था, वो एक दोस्त है, अलवर घूमने आई है। हाँ, वही तो मैं तुम्हारे पापा को बोल रही थी कि कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों वो परेशान हो रहे हैं। आजकल लड़कियों का बाहर रहना कितना अनसेफ है, इसीलिए तो केशव ने उसे अपने घर पर रख लिया होगा, है ना केशव? जी मॉम, और मैं सोच रहा था कि वो आप दोनों से भी मिल लेगी। क्यों? हमसे क्यों मिलेगी? पापा अब थोड़ा गुस्से में आ गए थे। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो बस दोस्त ही तो है। आप छोटी सी बात का क्यों बतंगड़ बना रहे हैं? वो एक मुस्लिम लड़की को घर पर लाया है और तुम्हें कोई चिंता नहीं। अरे IIT में तो पता नहीं कहां से बच्चे आते हैं, और बस एक दोस्त ही तो है, ऐसे ही ले आया, कुछ भी तो नहीं है ना केशव? माँ, ज़ारा, आपने ही तो कहा था कि ज़ारा बहुत ब्यूटीफुल है। पापा माँ को ऐसे घूरने लगे जैसे उन्होंने कोई क्राइम किया हो। क्या एक मुस्लिम लड़की को ब्यूटीफुल कहना भी क्राइम है? पता नहीं वो लोग इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे। वो एक लड़की को घर लाया था इसलिए, या फिर मुस्लिम लड़की को घर लाया था इसलिए? अरे केशव, तुम कह दो ना पापा को कि कुछ भी नहीं है, वो सब तुम्हारी दोस्त है। माँ, ज़ारा और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनते ही पापा खड़े हो गए थे। देखा, मैंने पहले ही कहा था, मैं कोई पागल नहीं हूँ। एक नजर देखकर ही मैं समझ गया था इस लड़के की नीयत। वो लड़की, उसे देखते ही मैं समझ गया था क्यों लाया है यहाँ पर। तुम क्या मुझे पागल समझती हो? लो बिगाड़ लो और कर लो लाड प्यार। तुम्हारा लाड प्यार पूरा हो गया हो तो मैं जाऊं यहाँ से। तू एक मुस्लिम लड़की को पसंद करता है? अब माँ भी बहुत गुस्से में आ चुकी थी। पहले तो क्लास में लास्ट आया, कोई अच्छी नौकरी नहीं ढूंढ पाया, और अब मुस्लिम लड़की? ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। तो एक मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है? माँ ने कहा। माँ, वो सुंदर है,
वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, मुस्लिम होने से क्या फर्क पड़ता है? 15 सालों के बाद माँ ने खींचकर केशव के सर पर थप्पड़ मारा। तू पागल हो गया है क्या? मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है, और वो भी कश्मीरी मुस्लिम, पापा ने कहा। केशव के मम्मी पापा को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि उनका बेटा एक कश्मीरी मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है। कश्मीरी मुस्लिम्स जिन्होंने कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को निकालकर बाहर फेंक दिया, जो वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार लगातार करते आ रहे हैं। केशव उनको समझाना चाहता था कि ज़ारा उन सब लोगों में से नहीं है। उसने एक ब्लॉग तक भी बनाया है जहाँ पर वो यूनिटी को प्रमोट करती है, वहाँ पर वो पीस को प्रमोट करती है। वो नहीं चाहती कि कश्मीर में किसी भी तरह का टेररिज्म हो, किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा हो, सब लोग प्यार से रहे, यही वो चाहती है और इसी सबको प्रमोट भी करती है। पर पेरेंट्स को ये बात समझा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पापा चाहते थे कि वो अभी की अभी उस कश्मीरी लड़की को घर से बाहर निकाल दे, क्योंकि कश्मीरी मुस्लिम्स उनकी नजरों में सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट होते हैं। माँ भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। केशव इन दोनों को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लड़ाई भी कर रहा था। उस टाइम पापा ने टीवी चलाया और बाय चांस वहां पर डिबेट आ रही थी जो कि कश्मीर के ऊपर ही थी। कश्मीर में मुस्लिम्स ने जो आर्मी के ऊपर अटैक किया था, स्टोन्स फेंके थे उसके ऊपर। तब केशव के पापा ने कहा, देखो वो लोग कितने थैंकलेस हैं, आर्मी उनको प्रोटेक्ट करती है, उसके बाद भी वो उनके ऊपर स्टोन्स फेंकते हैं। केशव ने कहा वो नहीं जानता कश्मीर का रियल इशू क्या है, पर वो जानता है कि जो टीवी में दिखा रहे हैं वही सब कुछ सच नहीं होता। केशव पूछना चाहता था कि आखिर प्रॉब्लम है क्या? अगर ज़ारा राजस्थानी होती तो क्या ये लोग मान जाते? इन्होंने कहा कि प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। पहली बात तो वो एक मुस्लिम है, कश्मीरी है। दूसरा, लोग क्या कहेंगे? आरएसएस में एक ऊंची पोजीशन पर हैं केशव के पापा, और इतनी ऊंची पोजीशन में होने के बाद वो क्या जवाब दे पाएंगे किसी को? उसके पापा बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, रोना शुरू कर दिया था, और माँ ने कहा था कि अगर वो पापा के सामने एक शब्द भी और कहेगा तो वो केशव को एक बार फिर थप्पड़ मारेंगी। उन्होंने कहा कि आज रात को ही ज़ारा को अलवर से वापस भेज दो, उन्हें पागल बनाया गया है, उन्हें बेवकूफ बनाकर केशव उसे यहाँ पर ले आया, यहाँ उनके घर में रखा। वो 1 मिनट भी उस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकते। केशव ने कहा इस तरह से रात को तो जाना ठीक नहीं होगा, जिस पर माँ ने कहा कि तुम्हारे पापा सब अरेंजमेंट कर देंगे, आरएसएस के एक बंदे को भेज देंगे जो उसे दिल्ली छोड़ाए और तुम उससे दूर रहो। पापा ने कहा अगर उससे दूर नहीं रह सकते तो एटलीस्ट हमसे दूर रहो। अब केशव के सामने सवाल आ गया था, माँ बाप या गर्लफ्रेंड, दोनों में से एक को चुनने का, परिवार या प्यार, दोनों में से एक को चुनने का। किसी को मिलके खाना है? ज़ारा की चीयरफुल आवाज ने पूरा कमरा भर दिया था। क्या जैसे जैसे केशव ने बहाना बनाया, ज़ारा को कहा कि एक अर्जेंट इंटरव्यू आ गया है, कल सुबह ही उसे इंटरव्यू के लिए जाना है और उन्हें अभी निकलना होगा। उसके पापा ने अरेंजमेंट कर दिए और आरएसएस का एक बंदा कार लेकर आ गया। ज़ारा और केशव दोनों दिल्ली के लिए निकल गए। ज़ारा को ये सब कुछ बहुत वियर्ड लग रहा था। वो बार बार केशव से पूछ रही थी कि आखिर ऐसा क्या इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। केशव ने कहा कि OLX में इंटरव्यू है, उनका सीईओ खुद आ रहा है और कोडिंग की जॉब के लिए केशव का इंटरव्यू लेना है। ज़ारा को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन संडे है और संडे को कब कौन सी कंपनी इंटरव्यू लेती है, और वो भी खुद सीईओ। ज़ारा जो कि बार बार केशव से सवाल पूछ रही थी और आगे बैठे आरएसएस के 2 मेंबर्स की तरफ इशारा कर कर केशव उसे चुप कराना चाहता था, पर वो कोई सिग्नल समझ ही नहीं रही थी। उसने कहा कि वो तो केशव की गर्लफ्रेंड बनकर उसके पेरेंट्स से मिलने गई थी, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। केशव ने कहा कि वो मिल तो ली, पर ज़ारा ने कहा नॉट एज अ गर्लफ्रेंड। तब केशव ने कहा वो सोच रहा है कि पहले ज़ारा के पेरेंट्स से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, पहले उन्हें मनाते हैं, अगर वो मान जाएंगे तो केशव के पेरेंट्स तो मान ही जाएंगे। ज़ारा ने पूछा कि क्या केशव के पेरेंट्स को वो पसंद नहीं आई, जिस पर केशव ने कहा कि वो भूल गई है केशव की मॉम ने उसे ब्यूटीफुल कहा था। क्या ब्यूटीफुल कह देना लाइकेबल होता है? ज़ारा ने पूछा। केशव जो कि बातों को गोलमोल कर रहा था, जैसे जैसे उसने ज़ारा को मना ही लिया और ज़ारा और केशव चले गए अब ज़ारा के पेरेंट्स से मिलने। जी हाँ, तो ये तो थी केशव के पेरेंट्स की बात कि वो ज़ारा और केशव की शादी के लिए क्यों नहीं मान रहे। जब ये लोग ज़ारा के पेरेंट्स से मिलने गए, उसके फादर से मिलने गए, तो मिस्टर सफदर लोन जो कि एक्चुअली में बहुत ज्यादा रिच मैन है, इनका बहुत बड़ा बंगला था साउथ दिल्ली में, फिर भी ज़ारा
105 रूम में रहती है हॉस्टल में। ये देखकर केशव बहुत हैरान हुआ था। खैर जारा के पापा मिस्टर सफदर लोन, जो कि फूड के एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका इस बिजनेस में, वो जारा और केशव की शादी के लिए तैयार हो गए थे। पर शर्त क्या थी? केशव को कन्वर्ट होना पड़ेगा, केशव को मुस्लिम बनना पड़ेगा और उसके बाद इन दोनों का निकाह हो जाएगा। हाँ, केशव को जो ऑप्शंस मिले थे जारा की तरफ से वो ये थे, या तो वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर ले, या फिर वो कन्वर्ट हो जाए और निकाह कर ले, या दोनों ही पेरेंट्स को छोड़े और कोर्ट मैरिज कर ले। जारा ने उसे तीनों ही ऑप्शन दिए थे, पर तीनों ही ऑप्शंस के लिए केशव तैयार नहीं था। यही कारण रहा होगा इन दोनों की शादी ना होने का। खैर, कैसे रिश्ता टूटा और क्या है जारा के मर्डर के पीछे, बहुत कुछ अभी जानना बाकी है। कहानी में अभी बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स बाकी हैं, जानेंगे। पर फिलहाल आपको मुझे देनी होगी इजाजत, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। अगले हफ्ते लौट कर आऊंगी, कंटिन्यू करूंगी नॉवेल को और जानेंगे हम बहुत सारे सवालों के जवाब। Till then, you stay fit, stay healthy, keep loving, keep laughing, and keep listening to Radio Udan, a Flight of Life. Bye bye.